चाहिए।
गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा क्या पढ़ रहे थे? मैंने क्वेश्चन दिए थे पहले आपको। हाँ, लाओ मॉड्यूल दो मेरे को। सब देखो मॉड्यूल में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ, सिंपल। क्वेश्चन फर्स्ट है, सरल आवर्त गति का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के इर्द गिर्द परिक्रमण सरल आवर्त गति है क्या? नहीं है। कौन सी गति हो सकती है वो? आवर्त गति हो सकती है, पर वो सरल आवर्त नहीं है। ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण? नहीं है। वृत्ताकार पथ में गतिशील मोटरसाइकिल? नहीं है। हाँ, फोर्थ लिखा हुआ है, उथले गोलाकार बाउल में लुढ़कती हुई कांच की गेंद, ऐसे। है ना? ये सरल अवगति है कि नहीं है? मूल बिंदु के दोनों तरफ चल रही है, ये हो सकती है। अच्छा, दूसरा है, आपको एक डायग्राम बना रखा है। कौन सी राशि दोनों गतियों के लिए अलग अलग है? ठीक है। पहली क्या लिखा? दो सरल दशक निम्न में से कौन सी राशि दोनों गतियों के लिए अलग अलग है? हाँ भाई, कौन सी राशि है बताओ। हाँ, ए और बी? क्या बना रखा है यार ये? अच्छा, इनके आयाम, आयाम अलग अलग है। आयाम तो एक ही है, दोनों विपरीत जा रही है ना, कला अलग अलग है ना? ठीक है। नंबर थर्ड मैंने बताई रखी है, समीकरण आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर देखो। क्वेश्चन नंबर चार, आवर्तकाल 16 सेकंड है। पहली माध्यावस्था से गति प्रारंभ करता है, 2 सेकंड पश्चात कण का वेग 0.4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका आयाम ज्ञात करो। ठीक है, क्या कर सकते हो? आवर्त काल से क्या निकाल सकते हो? हाँ, और आपको वेग दे रखा है, इसका वेग कितना दे रखा है? पॉइंट। सबसे पहले ये देखोगे आप, देखो सुनो बेटा, 16 सेकंड जो है उसका आवर्त काल है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ कि जो है 16 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो आयाम तक जाने में कितना समय लगेगा? 4 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा? और कहां पर पूछा है? 2 सेकंड पर। 2 सेकंड पर आयाम की आधी दूरी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं नहीं। ठीक है, देखो इधर ध्यान से सुनो। आवर्त काल का मान दे रखा है कितना? 16 सेकंड। ठीक है। आपसे पूछा गया है, इसमें आयाम ही पूछा है कि कण का आयाम कितना होगा, ये आपको बताना है। और आपको बोला गया है 2 सेकंड के पश्चात, 2 सेकंड के पश्चात कण का वेग 0.4 मीटर पर सेकंड है। इस तरह की कंडीशन आपको दे रखी है ना? अब अपन क्या कर सकते हैं, देखो इधर ध्यान से सुनो। मुझे अगर आयाम पता करना है, वेग की समीकरण जानता हूं मैं। वेग की समीकरण क्या होती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी होती है ना? ओमेगा निकाल सकता हूँ टाइम से। टाइम पीरियड कितना होता है? टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ सकता है? 2 पाई बाई टी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है, वेग का मान दे रखा है मेरे को, कितना है? 0.4। ए मुझे पता करना है। ठीक है। ओमेगा का मान लिखूंगा यहाँ पर, तो 2 पाई बाई टी कितना है? 16 लिख दिया। इधर आओ, कॉस लिख दिया। ओमेगा की जगह क्या लिख दूं? 2 पाई बाई 16 इंटू समय दे रखा है कितना? 2 सेकंड का। इसको कैंसिल करोगे 4 से तो 4 आ जाएगा। कॉस 100, कॉस 90 है ये। नहीं, कॉस 45 है। 0.4 इक्वल टू लिखा ए पाई बाई 8। और ये हो गया पाई बाई 4 का मतलब कॉस 45 1/√2। ठीक है, अब सबको इधर भेज दो। कितना हो जाएगा? ए इक्वल्स टू आप लिखोगे तो 0.4 इंटू 8 ऊपर आ जाएगा, √2 भी ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? भाई ऐसा कुछ आंसर। ठीक है। सारे बताऊंगा सवाल में, क्योंकि मुझे पता है ये सवाल करने से ही आगे की बातें आएगी, है ना? ये समझ में आ गई बात सभी को? चलो, अगला पांचवा क्वेश्चन है, सरल लोलक x इक्वल टू 0
पर सरल आवर्त गति करता है जिसका आयाम a आवर्त काल t है। तो सरल लोलक के लिए आपको x इक्वल्स टू a बाई 2 पर चाल बतानी है। x का मान कितना लिखना है, a बाई 2। बस ये बता दो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, क्योंकि दूरी दे रखी है तो फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर लिख दोगे। इसका मान कितना लिख दोगे, a बाई 2, a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। एक समीकरण दे रखी है, अधिकतम चाल बतानी है आपको। अधिकतम चाल कितनी होती है, a ओमेगा। तो जो साइन के आगे लिखा हुआ है वो तो a है, और जो साइन के पीछे t के आगे लिखा हुआ है वो ओमेगा है। तो इसका मतलब 0.25 को किससे, 200 से गुणा कर दोगे तो अधिकतम चाल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, एक कण सरल आवृत्ति कर रहा है जिसका आयाम a तथा अधिकतम वेग v है। अधिकतम वेग का मतलब होता है a ओमेगा। ठीक है, a बाई 2 पर विस्थापन, a बाई 2 विस्थापन पर चाल ज्ञात करनी है। आप कर दोगे। a बाई ऊपर वाला भी तो यही सवाल था यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। आयाम a दे रखा है, अधिकतम वेग का आधा वेग किस स्थिति में होगा, कर दोगे। वही फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल्स टू लिखोगे ओमेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, कुछ भी लिखो। ठीक है, वेग का आधा, अधिकतम वेग होता है a ओमेगा का आधा, इक्वल्स टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, a स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको इधर भेजोगे तो 3/4 a स्क्वायर, और y इक्वल्स टू लिखोगे तो रूट 3/2 a। ऐसा तो शायद अपन ने कर भी दिया था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 9। माध्य स्थिति पर वेग इस कितना गुना है, कण का विस्थापन बताओ, बता दोगे ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। आवर्तकाल 3 सेकंड है, वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण की माध्य स्थिति से आधे आयाम के बराबर का विस्थापन हो। ये मैंने कल करके बता दिया था आपको। कितना होगा बताओ। आवर्तकाल हुआ 3 सेकंड है ना। आवर्तकाल 3 सेकंड है, इसका मतलब ये बताओ 1/4 समय कितना हुआ, 3/4। और 3/4 को किस अनुपात में बांटते हैं, 1:2 में। तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए तो यही आ जाएगा यार, कण की माध्य स्थिति से अधिक आयाम की आधी दूरी पर 1/4 आ जाएगा, है ना। 3/4 इंटू 1/3 और कर दोगे। चलो 11वां फॉर्मूला ही है। 12वां, सरल आवृत्ति में एक आवर्त में कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है, 4। 4 बार आयाम तक जाता है, एक बार इधर वापस आता है 2, एक बार इधर जाएगा 3 है, वापस आएगा 4 है। दूरी कितनी तय करता है, 4 है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, विस्थापन की समीकरण दे रही है, t इक्वल्स टू 0 के बाद पहली बार कण का वेग अधिकतम कब होगा। ठीक है, कण का वेग अधिकतम कहां पर होता है, माध्य अवस्था पर। ठीक है, तो माध्य अवस्था पर कण का वेग अधिकतम होता है t इक्वल्स टू 0 के बाद पहली बार कब अधिकतम होगा, बता दोगे या मैं बताऊं। बताते हैं, ठीक है। सवालों को करना, बस करोगे तो अपने आप जो है हो जाएगा सवाल। सबसे पहले मुझे बताओ किसकी समीकरण है, विस्थापन की। वेग की समीकरण क्या बन जाएगी, बोल के बताओ। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस π/3। ठीक है, चलो अब देखो, इससे एक काम करो, तुम तो ये भी नहीं लिखते तो भी काम चल जाता। मुझे बताओ आवर्तकाल कितना है, आवर्तकाल बताना है। तो t इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2π/, ओमेगा होता है कि नहीं होता है, टी दे रखा, हाँ ओमेगा का मान दे रखा है 2π। कितना हो गया, 1 सेकंड जो है वो आवर्तकाल आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इस समीकरण के पीछे आपको दिख रहा होगा कण का विस्थापन भी दिख रहा है आपको, मतलब प्रारंभिक कला कहां से स्टार्ट कर रहा है, π/3 से। π/3 का मतलब कितना होता है, 60 सेकंड होता है। कितना होता है बेटा, सब ध्यान से देखो इधर, और याद करना मैंने क्या बताया था आपको, ये पूरा एक एसएचएम है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो कण
गति प्रारंभ कर रहा है, वो गति प्रारंभ कर रहा है यहां से 60 सेकंड पर, मतलब 60 डिग्री पर। ठीक है, 60 डिग्री आगे से जो है वो गति प्रारंभ करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब उस स्थिति में देखो ये आ गई वेग की समीकरण। ठीक है, इसमें 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये आयाम की आधी दूरी है। ठीक है, अब सब इधर देखो, आयाम इसका आवर्तकाल कितना है, 1 सेकंड। फिर से बोलो, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, 1/4 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, 1/4 सेकंड। ये वाली दूरी कितने में तय करेगा, 1/3 इंटू 1/4 होगा कि नहीं होगा। ये वाली दूरी कितने में तय करेगा, 2/3 इंटू 1/4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ ये दूरी तय करने में कितना समय लगा, 2/1/6। ये वाली दूरी तय करने में भी 1/6, और ये वाली दूरी तय करने में 1/12। इसका मतलब यहाँ आके तो अधिकतम वेग आएगा कि नहीं आएगा, बताओ कितना समय हुआ, 1/6, 1/6, 1/12। एलसीएम लिया आपने तो ये आ जाएगा 12, ऊपर कितना आएगा, 2 2 और 1, 3/5/5/12 कर देना, 5/12 सेकंड है ना। क्या बात कर रहे हो, कहाँ है, कौन सा सवाल था। कण का वेग अधिकतम कब होगा, यही तो निकालना है ना। 5/12 से क्या आंसर आ रहा है, 0.4। इसमें आंसर क्या दे रखा है, लगभग भी नहीं आ रहा है तो यार, है ना। चलो देखते हैं, अभी करते हैं। अगला अगला आओ, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15, एक वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, अधिकतम त्वरण ए है, वेग v है, तो आयाम कितना होगा। त्वरण का फॉर्मूला बोलो, ω²y। ठीक है, और वेग का फॉर्मूला बोलो। हाँ, त्वरण का फॉर्मूला लिख सकते हो ω² × a। वेग का अधिकतम मान होता है ω × a। दोनों को डिवाइड करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये ओमेगा बच जाएगा ऊपर। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट ही लिखा हुआ है ना। इसमें आपको आयाम बताना था, एक का मान दूसरे में पुट कर देना है ना। यहां से मान निकाल लो, v का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा v/ω। ये मान यहाँ लिख देता हूँ, a इक्वल टू लिखूंगा ω² v/ω, कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, नहीं, आयाम निकालना है तो ओमेगा का मान निकालना, ओमेगा बराबर हो जाएगा v/a। ये मान यहाँ लिखो, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, v² / a² इंटू, एक ए से ए कैंसिल करना, a बराबर हो जाएगा v²/a। ठीक है, 16 क्वेश्चन, एक सरल आवृत्ति कर रहा है कण, विस्थापन के फलन के रूप में त्वरण का ग्राफ कैसा होता है। सरल रेखा बनाई थी, वेग का ग्राफ कैसा होता है, दीर्घवृत्त बना था, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, एक कण सरल आवृत्ति कर रहा है, अधिकतम वेग 1 मीटर प्रति सेकंड है, अधिकतम त्वरण भी दे रखा है, इसका आवर्त काल ज्ञात करो। निकाल दोगे, क्या करोगे, इस बार ओमेगा निकालना है आपको, है ना। ओमेगा से जो है डिवाइड कर देना इसको इससे, ओमेगा बच जाएगा। और ओमेगा किसके बराबर होता है आपका, 2π/t के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सरल आवर्त गति कर रहे कण का अधिकतम वेग अल्फा, अधिकतम त्वरण बीटा है, आवर्त काल वैसा ही हो जाएगा। मैं करूं, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, जिससे नहीं हुआ हो गया। चलो, 19वां सवाल भी ऐसा ही है क्या, अधिकतम विस्थापन दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये क्या दे रखा है, आयाम दे रखा है, त्वरण दे रखा है, आवर्त काल निकालना है,
वापस से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे, ओमेगा में आवर्तकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक एम द्रव्यमान का ब्लॉक पिस्टन पर रखा है जिसका सरल आवर्त गति में आवर्तकाल 1 सेकंड है। दोलन का आयाम क्या होना चाहिए ताकि द्रव्यमान का पिस्टन से संपर्क टूट जाए? ठीक है, देखो इधर ध्यान से। देखो बेटा, एक पिस्टन बना दिया आपने, एम द्रव्यमान का एक पिस्टन, और सॉरी ब्लॉक पिस्टन पे रखा हुआ है। ये कोई पिस्टन मान लिया, इसके ऊपर एम द्रव्यमान का ब्लॉक, मेरे यार बोलो नहीं यार, ये रखा हुआ है। आवर्तकाल कितना है इसका? 1 सेकंड है। ये 1 सेकंड दोलन कर रहा है 1 सेकंड में, है ना। दोलन का आयाम क्या होना चाहिए ताकि द्रव्यमान का पिस्टन से संपर्क टूट जाए? सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, कौन सा? mg। बोलो। ऊपर आपने भी काइनेमेटिक्स पढ़ी है ना, एनल मैकेनिक्स वगैरह, ऊपर बल लगता है एन, ठीक है। और जब ये ऊपर नीचे होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो है बल जो होगा यहाँ पर वो के एक्स के इक्वल भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। मैकेनिक्स में सर ने आपको बताया होगा कि किसी भी सतह से संपर्क टूट जाए, इसका मतलब जो है नॉर्मल की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब के एक्स जो है वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर। तो अगर यहाँ पर आप जो है x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर mg/k के इक्वल। m/k क्या होता है बोल के बताओ? ओमेगा स्क्वायर लिखवाया ना आपको, तो ओमेगा स्क्वायर कहाँ से निकालोगे? आवर्तकाल से। उल्टा लिख दिया। और ओमेगा कहाँ से निकालोगे? तो टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई बाई टी। आवर्तकाल कितना है? 1 सेकेंड। लिख देना जी, नीचे लिख देना, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर 10 ही होता है ना। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 मतलब 0.25, है ना। क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ रहा हूँ। एक छोटी वस्तु जिसका द्रव्यमान 0.1 kg है सरल आवर्ती कर रही है, आयाम है 1 मीटर, आवर्त काल है 0.2 सेकेंड, तो इस पर अधिकतम कितना बल लगेगा? बल का फॉर्मूला बोलो। एम है, दुनिया का कोई सा भी बल हो एम में होता है। अरे बोलो। तो एम तो दे ही रखा है, ए निकालना है। ए का फॉर्मूला बोलो, क्या लिखते हैं? ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। बोलो। वाई का मान अधिकतम आयाम के बराबर कर दे तो त्वरण भी अधिकतम आ जाएगा, त्वरण अधिकतम आ जाएगा तो बल का मान भी अधिकतम आ जाएगा। ठीक है, लिखूं या कर दोगे? एफ बराबर एम ए, और एम ए का मान लिखोगे ओमेगा स्क्वायर ए आया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सरल आवर्गति करते हुए कण के विस्थापन, वेग व त्वरण के ग्राफ बनाने हैं आपको, है ना। तो बताओ, विस्थापन की समीकरण किसकी होती है? साइन की, उसका ग्राफ साइन का। फिर वेग की समीकरण किसकी होती है? उसका ग्राफ कॉस का। फिर त्वरण की समीकरण किसकी होती है? माइनस साइन की, तो उसका ग्राफ माइनस साइन का। तो मुझे तो यार पहला ग्राफ ही सही लग रहा है ना। पहला ही सही लग रहा है। इसमें देखो, एक साइन का ग्राफ है, एक कॉस का है, फिर एक माइनस साइन का ग्राफ। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण और विस्थापन में परिवर्तन दर्शाया गया है, कौन सा ग्राफ है बता दो? पहला बनवाया था मैंने आपको। ठीक है। एक कण जो सरल आवृत्ति कर रहा है, अधिकतम चाल को स्थिर रखते हुए उसके अधिकतम त्वरण को दुगना कर दी किया जा जाता है। ठीक है। क्या करना है सुनो, उसकी जो है अधिकतम चाल को तो स्थिर रखना है, चाल नहीं बदलनी उसकी। ठीक है। और अधिकतम त्वरण जो है उसको कितना किया जाए? दुगना किया जाता है। यह संभव है जबकि, पहला ऑप्शन है,
आवृत्ति को नियत रखते हुए आयाम दुगना कर दिया जाए। दूसरा है आवृत्ति को नियत, आवृत्ति को आधा, आयाम को दुगना कर दिया जाए। तीसरा है आवृत्ति को दुगना, आयाम को आधा कर दिया जाए। चौथा है आपका आवृत्ति को दुगना व आयाम को अपरिवर्तित रखा जाए। आंसर मतलब सबके फॉर्मूले लिखोगे तो समझ आ जाएगी बात। देखो वेग का फॉर्मूला बोलो, ओमेगा ए, ओमेगा होता है 2 पाई f a, होता है ना। अब देखो इसमें से एक राशि को बढ़ा दें और एक को उतना ही कम कर दें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने क्या किया, आवृत्ति को तो 2f कर दिया, कितना कर दिया, और आयाम को कितना कर दिया, a/2 कर दिया। तो बताओ कोई परिवर्तन हुआ क्या। पर अगर त्वरण की बात करोगे तो त्वरण के फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। क्या लिखोगे, 2 पाई f × a, तो पहले था, सॉरी, है ना। अब बाद में कितना हो गया देखो, ये वाला काम करते हैं यार, 2 पाई f को कितना कर दूं, 2f इसका स्क्वायर इंटू a/2 कर दिया। तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो a डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 है। तो आयाम तो दुगना, सॉरी त्वरण तो दुगना हो गया, पर वेग कैसा बना हुआ है, वैसा का वैसा। क्या करना है, आवृत्ति को दुगना, आयाम को आधा, तो वेग वही बना रहेगा और त्वरण का मान कैसा हो जाएगा, दुगना। इसको लिए यही बात समझ आइए समझ, पक्का। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 25, सरल आवर्गति कर रहे किसी कण किसी समय अंतराल में औसत त्वरण का मान होगा। औसत त्वरण, हाँ, वेग त्वरण का मान जो है, देखो ध्यान से, अधिक त्वरण हर बिंदु पर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। अब अगर आपको औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत, तो साइन और कॉस दोनों का पूर्ण चक्र में औसत मान 0 आता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। वैसे ये एसी किसने पढ़ाया आपको, अभी नहीं पढ़ाया, अब चलेगा ना एसी आपका। सर आपको एसी में पढ़ाएंगे, करंट के लिए, विभव के लिए, सबके लिए बताएंगे, है ना। कोई सी भी समीकरण लिख दे बेटा, इधर देखो ध्यान से। मैंने समीकरण लिख दी, यहाँ पर विस्थापन की समीकरण लिख दी, ये लिख दिया a साइन ओमेगा टी, ठीक है। वेग की समीकरण में कॉस आता है, त्वरण की समीकरण में माइनस साइन आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है। बस अब देखो इधर ध्यान से सुनो, औसत कैसे निकालते हैं, तो आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया होगा। औसत निकालने के लिए ऊपर तो इंटीग्रेशन करते हैं, बोलो, और नीचे अंतराल लिखते हैं, एक का भी इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ पे। करो इंटीग्रेशन, ए तो ऐसा का ऐसा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, नीचे आ जाएगा टी, लिमिट लगाओगे 0 से टी, 0 से टी, तो यहाँ आ जाएगा ए, माइनस लिख देता हूं बाहर, ओमेगा भी बाहर, नीचे लिखूंगा कैपिटल टी -0, तो टी भी बाहर, ठीक है। अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी, एक बार कैपिटल टी लिखोगे तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0 होगा कि नहीं होगा, इसको पढ़ के बताओ। कितना लिखा हुआ है, 2 पाई कितना होता है, 360, 360 कितना होता है, 0 ही होता है। अरे घूम के वहीं आगे कि नहीं आगे। तो कॉस 360 मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी, 1, एक में से 1 गया तो 0, और आंसर पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। तो किसी के लिए भी पूछे पूर्ण चक्र में औसत मान, ठीक है, वेग का पूर्ण चक्र में औसत मान, उसमें कॉस आता है, उसका भी 0 होता है। साइन और कॉस की समीकरण जिसके लिए भी बनती है, उनके लिए पूर्ण चक्र में औसत मान का मान 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एक द्रव्यमान m सरल आवर्त गति कर रहा है, इसके त्वरण a व रेखीय वेग v के मध्य सही आरेख होगा, ठीक है। आपको किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है। हाँ अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं बेटा, इधर सुनो, कोई सी भी समीकरण बताओ तुम,
ओमेगा वेग की त्वरण की बता दूं। त्वरण की समीकरण होती है ओमेगा स्क्वायर वाई, बोलो। और एक ओमेगा और एक एक्स को क्या लिख सकते हैं, वेग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलो बेटा। ऐसे लिख देता हूँ, ए लिख दिया इसको। तो ए इक्वल्स टू ओमेगा इंटू ए इंटू ओमेगा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका मतलब ए इक्वल्स टू वी ओमेगा हो सकता है। बोलो, ओमेगा बराबर कितना आ सकता है? ए बाई वी। ओमेगा अगर नियत है तो ये पूरी राशि भी नियत होगी कि नहीं होगी? और नियत राशि का ग्राफ कैसा होता है? सीधा ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, पर सही ग्राफ होना चाहिए, माइनस में बने तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाओगे बताओ? हम्म, सेकंड ग्राफ बनाएंगे अपन। ठीक है, सेकंड क्यों बनाया? क्योंकि जब वेग बढ़ता है तो त्वरण का मान कम होता है। ठीक है, अधिकतम वेग कहां पर होता है? माध्य अवस्था पर। और न्यूनतम त्वरण कहां होता है? माध्य अवस्था पर होता है। ठीक है, 27वां। हाँ, 27वां बता देंगे ना। दो कणों की गति दर्शाई गई है, एक तो है y इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी, और दूसरी समीकरण है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस √3 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी में कौन केवल एक सतह होती है, अधिकतम चाल का अनुपात ये, त्वरण का अनुपात ये सारी बता है। ठीक है, देखो, पहले तो मुझे बता दो आप लोग, दूसरी समीकरण तो सरल आवर्त गति की है कि नहीं है? दूसरी, दूसरी तो है, मैंने करके बता दिया ऐसा। अरे साइन और कॉस के पीछे ओमेगा ओमेगा सेम होता है, तो सरल होती होती है कि नहीं होती है? ये तो है। पहली समीकरण की बात करते हैं। फर्स्ट समीकरण है y इक्वल्स टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी। ये है कि नहीं है? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसे हमें चेक करना है कि ये सरल आवर्त गति है कि नहीं। क्या सिखाया आपको? दो बार इसका अवकलन करें, बोलो, और ये किस में फिट हो जाए? ओमेगा स्क्वायर वाई बन जाए ये, बोलो। चलो, यहाँ बनाया मैंने, यहाँ पर y सॉरी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 2a, ऐसा कैसे लिख दूंगा? बोलो, पावर को लिख देंगे आगे, ये पावर को लिख दिया आगे, फिर इसको लिख दोगे नहीं, इस पावर को लिखा ना अभी तो सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पर कॉस को वैसा का वैसा लिखोगे। क्या लिखोगे? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर जाओगे ब्रैकेट के अंदर तो ओमेगा टी का करोगे तो यहाँ आ जाएगा, नहीं, फिर करोगे कॉस का तो माइनस साइन ओमेगा टी, फिर करोगे ओमेगा का तो ओमेगा। ऐसा आएगा आंसर। ठीक है, तुम्हें शायद समझ में नहीं आई मैंने क्या करा। लिया है ना? देखो इधर। ठीक है, इस तरह की समीकरण। ठीक है, सबसे पहले किसका अवकलन करना है? रूट का। अरे पहले किसका? रूट को, मतलब पावर 1/2 है कि नहीं है? तो पावर को लिख देंगे आगे, और पावर में से एक कम करेंगे। बोलो, पावर में से एक कम करोगे तो साइन तो ऐसा कैसे ही आएगा अभी भी, और यहाँ पावर में से एक कम कर दोगे तो 1/2 -1 होगा कि नहीं होगा? अब जाओगे रूट के अंदर, अब क्या लिखा हुआ है? साइन। साइन का करो कॉस ओमेगा टी। आप किसका करोगे? फिर लिखोगे ओमेगा, ये होगा, सही होगा, समझ गए? इसी तरीके से पहले किसका किया, तो पावर को लिख दिया आगे, पावर में से एक कम कर दिया। अब करना है कॉस का, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ये पहला अवकलन हुआ। ठीक है, अब करूंगा मैं इसको दोबारा अवकलित। बोलो, 4a तो ऐसा कैसा, कॉस का अवकलन, आवाज नहीं आ रही, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बोलो, ये कितना हो गया? क्या इसको एक साथ लिख दे क्या?
कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, और दो है ना साइन टू ओमेगा टी होता है ना, एक साथ लिख रहा हूं बेटा। ये माइनस तो आगे लगा दिया, ये दो भी आगे लिख दिया, ये ओमेगा और ये भी लिख दिया ए ओमेगा। अब पढ़ो इसको, ये क्या लिखा हुआ है, इसको लिख दूंगा मैं साइन टू ओमेगा टी। अब करो इसका उकलन, करो इसका उकलन। कुल मिला के पहले जैसा नहीं आएगा यार। -2a ओमेगा, साइन का करोगे तो cos 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। ठीक है। अब बताओ ये ऐसा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। इसका मतलब ये जो है आपका सरल आवर्त गति तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर में समीकरण लिखी हुई है। और क्या पूछा है इसमें? फर्स्ट ही हो जाएगा फिर तो यार। अभी और चेक कर लेते हैं। सेकंड है अधिकतम चाल का अनुपात। अधिकतम चाल का अनुपात यहां से आया था, ये रहा। नहीं यार, हो तो रहा है ना ये। अरे इसको अवकलित किया तो ये ऐसी इक्वेशन बन गई ना वेग की। वेग की समीकरण में साइन कॉस आता है, तो इसका मतलब वो एसएचएम की समीकरण हो सकती है। दोबारा से लिखो, पूरा लिखते हैं। हाँ कोई बात नहीं। y इक्वस टू समीकरण लिखी हुई थी 2a cos 2 ओमेगा टी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं, देखो इधर ध्यान से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, क्या होता है? 1 + cos 2 थीटा/2 होता है। ये अगर मान यहाँ लिखता हूं तो y इक्वल्स तो मुझे मिलेगा 2a ब्रैकेट में 1 + cos 2 थीटा/2। दो से दो क्या हो गया? तो y की समीकरण मिली मुझे, बोल के बताओ। a + a cos 2 थीटा या ओमेगा टी। ठीक है। अब मुझे इसका अवकलन करके बताओ। अब तो इजी, अब तो कर दोगे। ए तो नियत राशि है, नियत राशि का अवकलन तो आ जाएगा 0 प्लस ए, इसका करके बताओ, -sin 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। चलेगा? एक बार फिर अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस यहाँ नहीं है, है ना, मतलब यही है पर ये ब्रैकेट में है ना। हाँ भाई अब बताओ। ए -cos 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा, मतलब 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाए। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर y/dt² इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। 4a cos 2 ओमेगा टी। ठीक है। ऐसी समीकरण y की है क्या? माइनस भी है, माइनस तो आता ही है फॉर्मूले में। ठीक है, ये समीकरण किसकी है? विस्थापन की समीकरण तो थी आपकी a + a cos। ये कहाँ आ रहा है यार? ये तो नहीं आ रहा यार, ये तो एसएचएम की समीकरण नहीं है। इस पहले ऑप्शन में लिखा है, इनमें से केवल एक एसएचएम है। एक ही है एसएचएम तो। ये वाला कहाँ एसएचएम बन रहा? थर्ड दे रखा है, थर्ड दे रखा है। देखे वेग का चाल का अनुपात देख लेते हैं, इधर देखो। इसमें चाल कहाँ आ रही है बताओ मुझे, जब आपने पहली बार अवकलन किया था तो ये आया था, आया था। चाल बताओ कितनी है?
ये थी आपकी 2 ओमेगा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरे वाले में चाल निकालते हैं। दूसरी समीकरण लिखी हुई है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ए √3 कॉस ओमेगा टी। याद आ रहा है? मैंने बताया था आपको कि चाल कैसे निकालनी है, पहले आयाम निकालना पड़ेगा आपको। साइन के आगे वाली राशि को क्या लिख देते हो? इसको मैं ए ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको मैं कुछ नया नाम देता हूँ, ए डैश लिख देता हूँ। ए डैश कॉस थीटा बराबर किसके है? ए के। और ए डैश साइन थीटा बराबर किसके? ए √3 के है कि नहीं है? मुझे अगर ए का मान निकालना है तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है। कितना आएगा ए डैश का मान बताओ? ए स्क्वायर प्लस √3 ए डैश बराबर आ जाएगा कितना? √3 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। ठीक है, और वेग का मान कितना आ जाएगा? ए डैश ओमेगा, तो ये आ जाएगा 2 a ओमेगा। हाँ भाई, चाल तो समान है दोनों की। ठीक है, चाल तो दोनों की समान है, पर पहला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तीसरा तो सही है, चालों का अनुपात तो। और पहला ऑप्शन इनमें से एक ही एसएचएम की समीकरण है। कौन सी वाली? सेकंड वाली, पहली वाली नहीं है ना? जब स्क्वायर हो जाता है तो फिर क्या होता है? सीधी सी बात, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। स्क्वायर जब होता है ना समीकरण का, तो माइनस में कैसे जाएगा ग्राफ? अरे यार, प्लस राशि का स्क्वायर करोगे तो प्लस रहेगा, और माइनस वाली राशि का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एसएचएम हम किसको बोल रहे हैं? जब राशि ऊपर नीचे दोनों में जाए कि नहीं जाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहला भी है और तीसरा भी है। तो एक कण ओ बिंदु से सरल आवृत्ति करता है, आयाम ए है, आवर्तकाल टी है। ओ से गुजरने के t/8 सेकंड बाद उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। गुजरने से t/8 के बाद उसका विस्थापन बता दोगे? कौन सी फॉर्मूला लगाओगे? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, और स्मॉल टी का मान कितना लिख दोगे? t/8 लिखोगे, कर दोगे यार? चलो, 29वां सवाल। यदि एक कण सरल आवर्त गति में ए से बी तक, जहां इसका वेग समान है, जाने में 2 सेकंड लगाता है, अगले 2 सेकंड में वह फिर वापस लौटकर बी पर आता है, तो कण का आवर्त काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ए और बी वो बिंदु हैं जहां पर जो है वेग का मान समान है। ठीक है, वेग कहाँ पे समान होता है बताओ? माध्य पे समान हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? देखो इधर, यहां से चल रहा है कण, तो यहां से चल के यहाँ आ जाए तो वापस से उसका चाल समान हो सकती है। यहाँ पे जो चाल होती है वो चाल यहाँ भी होती है। यहाँ जो चाल होती है वो घूम के वापस आएगा तो भी यहाँ पे उतनी ही चाल होगी। बोलो, यहाँ जो चाल हो, कहीं भी बनाओ, यहाँ पे जो होगी आते वक्त भी उतनी ही चाल हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो चाल तो इन सारे बिंदुओं पर समान हो सकती है, पर इसमें चाल नहीं बोला है। क्या समान बोला है? वेग। वेग का मतलब क्या होता है? चाल के साथ साथ दिशा भी क्या होनी चाहिए आपकी? समान ही होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, किसी भी बिंदु को पकड़ते हैं, इस बिंदु से चलते हैं, वेग की दिशा इधर है। अब वापस से जब दिशा बराबर करने का टाइम आएगा तो ये यहां तक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका मतलब दो बिंदु ए और बी हैं, उन पर अगर जो है वेग का मान समान है, तो वेग समान कब होगा? जब वो पूरा आवर्तकाल घूम जाएगा। अरे है कि नहीं? कहीं से भी स्टार्ट करो। आप बोलो सर यहां से करते हैं, यहाँ वेग इधर है, ये चला, ये चला, ये चला और वापस यहाँ आ जाए, पूरा एक आवर्तकाल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आवर्तकाल का मान दे रखा है आपको, कितना है? 2 सेकंड है। अगले 2 सेकंड में वो फिर बी पर लौट आता है, कण का आवर्तकाल 2 सेकंड ही है यार। तो फिर ये वेग नहीं है, फिर सिर्फ चाल है ये। ठीक है, अगर ये आपको बोला गया है कि अगर 2 सेकंड, इसका क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 8 सेकंड दे रखा है आवर्तकाल, तो फिर आप क्वेश्चन को काट के सही कर लो। ठीक है, क्या काटोगे? सुन तो जाओ।
यदि कण सरल आवर्त गति कर रहा है ए से बी तक, जहां इसके वेग एक समान है, तो जहां इसके वेग लिखा हुआ है ना, उसकी जगह लिखो चाल। ठीक है, चाल एक समान है। जाने में 2 सेकंड का समय लेता है, अगले 2 सेकंड में फिर वह बी पर लौट आता है। अब देखो इधर ध्यान सुनो, यहां से कण चला, ठीक है, यहां पर चाल और यहां पर चाल एक जैसी है कि नहीं है? ठीक है, ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों को अलग अलग बोल सकते हो कि आप नहीं बोल सकते कि बिंदु तो एक जैसे हैं कि नहीं है? ठीक है, इसको ए बोलोगे तो ये भी तो ए हो जाएगा ना। हमें दो बिंदु बनाने ए और बी जिन पर चाल समान हो। आप लोग बताओ कहां पर होगी चाल समान, अलग अलग तरफ बताना है। तो एक बिंदु यहां लिया जाए और एक बिंदु इधर लिया जाए, तो इन दोनों पे चाल बराबर होगी कि नहीं होगी? अब देखो इधर ध्यान से सुनना, यहां से कण चला, यहां तक पहुंचा, इसको लगते हैं 2 सेकंड। कितने सेकंड लगते हैं? और यहां से कण चला, ठीक है, और यहां तक पहुंचा, इसको भी कितने लगेंगे? 2 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कितने सेकंड हो गए? 4। आवर्तकाल किसको बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं वापस बिंदु अपनी स्थिति पर आ जाए कि नहीं आ जाए। तो देखो ए, यहां से चलने में कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड। यार 4 सेकंड तो होगा इसका आंसर, 8 है। अंग्रेजी हिंदी करने में इन्होंने सत्यानाश कर रखा है। एक कण सरल आवृत्ति कर रहा है ए से बी तक, जहां इसका वेग एक समान है, जाने में 2 सेकंड का समय लेता है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, ऐसे मत चलो। अरे 1 सेकंड रुक जाओ ना यार, सुन लो ध्यान से। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, उधर नहीं चलाएंगे इसको, ठीक है, इधर चलाएंगे। यहां से यहां आने में कितना समय ले रहा है? 2 सेकंड। और वापस बी तक पहुंचने में भी कितना समय लेता है? 2 सेकंड। इसका मतलब ये यहां से चल के और यहां तक आ जाए, यहां भी 2 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, अब समय बता रहा हूं, देखना इधर ध्यान से। ये तो है मूल बिंदु 0, इधर है बी बिंदु, इधर है ए बिंदु, यहाँ पे। यहां से यहां आने में कितना समय? तो ये समय, सब बोलो, ये समय। यहां से यहां जाने में कितना समय? 2 सेकंड। तो ये समय, ये आते वक्त कितना समय? 1 सेकंड। वापस जाते समय कितना समय? इधर जाते समय 1, और वापस जो है यहाँ जाते समय 1, और वापस आते समय 1। कितने सेकंड हो गए? यहाँ से चलाऊंगा और घूम के वापस यहाँ आ जाए, आवर्तकाल हो गया कि नहीं हो गया? 8 सेकंड। एक वर्ड और जोड़ो। हाँ, क्वेश्चन में लिखो, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, गति में, गति में ए से बी तक सीधी रेखा में, घुमाना नहीं है, ए से बी तक सीधा आना है उसको, है ना? ए से बी तक सीधी रेखा में उसके वेग या चाल समान है। सीधी रेखा में चलाना है ना? ए से बी तक इधर नहीं लेके जाना, पहले डायरेक्ट ए से बी तक यहाँ लाना है। यहाँ लाओगे तो 2 सेकंड लगे, वापस बी तक आने में भी कितने सेकंड लग रहे हैं? 2 सेकंड। तो कुल आवर्तकाल कितना आएगा आपका? 8 सेकंड का आवर्तकाल है। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 29। 30 क्या था? क्या है? विस्थापन आवृत्ति बतानी, बता दोगे तो। 31 से 5 सेंटीमीटर आयाम व 2 सेकंड आवर्तकाल वाले सरल आवर्ती दोलित्र की गति का सूत्र होगा। हाँ,
हो गया ना, इक्वेशन ही बतानी है बस आपको। 32वां क्वेश्चन है, एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम a है, आवर्तकाल 4 सेकंड है, तो वह समय कितना है जब ये अपनी चरम सीमा से आधे आयाम की दूरी तय करता है। बता दी थी कल आपको, बता दी थी ना भाई। कहां तक दिए थे सवाल? 33 तक। 33वां सवाल है, एक कण की सरागति के समीकरण दे रखी है। के धनात्मक राशि है तो गति का आवर्तकाल के क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर है। क्या है ये? ओमेगा स्क्वायर। समीकरण बताई थी कल आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वस टू प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वस टू 0 होता है। तो जो y के साथ लिखा हुआ है k, वो ओमेगा है। ठीक है, तो k बराबर है ओमेगा स्क्वायर। फिर मुझे बताना क्या है, आयाम। आयाम बताना है तो ये ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी का स्क्वायर। इसे रूट में लिख देना, k की घात 1/2 इक्वस टू 2 पाई बाई टी, और t बराबर लिखोगे तो 2 पाई अपॉन रूट के। ठीक है, इस तरीके से बनाओ। एक सवाल कौन सा रह गया था, 13वां। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, कण के विस्थापन की समीकरण दे रखी है। पाई बाई 3 से गति प्रारंभ कर रहा है, मतलब 60 डिग्री के बाद पहली बार कण का वेग अधिकतम कब होगा? ठीक है, देखो बेटा इधर ध्यान सुनो। वेग की समीकरण बनाएंगे, विस्थापन की समीकरण है a साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अगर वेग की समीकरण बनाऊंगा तो ये बन जाएगी a ओमेगा। ओमेगा का मान 2 पाई है, यार बोलो नहीं रहे, कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ये बन गई वेग की समीकरण, है ना। अब मुझे ये समय का मान पता करना है। ठीक है, जब वेग जो है वो अधिकतम मान पे फिर आ जाए। ठीक है, तो आप देखो इधर ध्यान से, समय का वेग का मान लिख दिया a ओमेगा इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, इस 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इधर कितना बचा, हाँ 1 बच गया, डिवाइड बाई इधर क्या लिखा हुआ है, कॉस 2 पाई टी प्लस पाई बाई 3 लिख दो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ मेरे को, सुनो यार, एक मान किसका होता है, cos 0 का किसका होता है, तो इसका मतलब ये 0 डिग्री लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कितने डिग्री लिखा हुआ है, तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई, है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके क्या बन रहा है, 2 पाई बन रहा है। इस पूरे कोण को लिख दिया मैंने थीटा प्लस पाई बाई 3 इक्वस टू 0 है कि नहीं है, या 2 पाई है कि नहीं है, बोलो। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करोगे। ठीक है, इधर लिखना है इसको, 6 एलसीएम 3 एलसीएम 6 पाई माइनस पाई कितना आ गया, पाई बाई 3 आ जाएगा। ये थीटा का मतलब ये वाला कोण है ना।
2π t इक्वल्स टू किसके है? 5π/3 के इक्वल है। ठीक है, ये आपने पाई से पाई कैंसिल करना और t का मान कितना जाएगा? 5/6 हो जाएगा ये। ठीक है, अब अपने को मान किसका दे रखा है? यहां लिखूंगा ये मान में, कैपिटल टी दे रखा है ना। कैपिटल टी कितना होता है? 2π/ω/टी, ये ओमेगा का मान है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या यार, मैंने ज्यादा लंबा कर दिया। हाँ, क्या गलत लिखा मैंने? ये वेग का मान अधिकतम कर दिया। बातें कर लो तुम तो। cos 2π t इक्वल्स 2π कर दिया। cos में मान एक आता है जीरो का, जीरो कर दिया। ये कोण का मान निकालेगा। इतना नहीं करना भाई, यहां तक सही करा। ये जो कोण है 2π t, ये किसके बराबर है? 5π/3 के बराबर है कि नहीं है? ये सही लिखा। यहां क्या लिख सकता हूं? 2π की जगह 2π की ये लिख सकता हूं मैं ओमेगा कैपिटल टी, ठीक है, इंटू टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5π/3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और टी की वैल्यू लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका 5π/3, और ये आ जाएगा ओमेगा, और कैपिटल टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, या फिर ये तो वही आ गया। मैं ज्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। पहली बार में नहीं पूछा, उसने बोला है टी इक्वल्स टू जीरो के बाद। जीरो पे तो वो 3π/3 पर है। यार मैं लिख तो सही रहा हूँ, कहीं मैं सही, तेरी बात तो बहुत सही है। टी इक्वल्स टू जीरो के बाद पहली बार कण का वेग अधिकतम कब होगा? अधिकतम कब होगा, ये सही करा मैंने। क्या हो गया? एक तो जीरो लिखेंगे ना अपन यहाँ पे। यहाँ तक लाना है मुझे। टोटल समय कितना दे रखा है? समय दे ही नहीं रखा है। मेरी बात सुनो, एक काम करो, इसको करके तो देखो, ये मैंने जो किया था वो आंसर आ रहा हो एक तो, क्योंकि टी दे नहीं रखा है इसमें। 2π t किसके बराबर आया था मेरा आंसर? 5π/3 के बराबर आया था ना। पाई से पाई कैंसिल किया, टी इक्वल्स टू 5/6 आ रहा था ना आंसर। देखिए करके तो देखो, एक तो ये आंसर हो। नहीं है? 5/3 नहीं आ रहा, 0.4 ही आ रहा अपना आंसर है ना। इसमें दे रखा 0.33। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। कल करेंगे, कल देखेंगे, इसको आगे पढ़ा रहा हूँ। वाई की समीकरण लिख दी, विस्थापन की समीकरण लिख दी। विस्थापन का मान जीरो कर दिया जाए। तीस डिग्री
1/12 से भी नहीं आ रहा ना? 60, 60, 20, 120। 150 को क्या लिख सकते हैं? 6। मेरा तो घूम फिर के वहीं आ रहा आंसर। कल देखेंगे यार, मुझे इतनी आवाज कर रहे हो, कोई ऐसा हैगा जो मुझे बता दे कि साहब ये ऐसे होएगा सवाल? नेतागिरी तो पूरी करनी है। हाँ तो बता बेटा, क्या बता रहा है? हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आ रही बात। फेज दे रखा है पाई/3 का, मतलब 60 डिग्री आगे से गति प्रारंभ करना है। वही तो कर रहा था यार मैं यही कर रहा हूँ, देख मेरी बात सुन। अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ। ये गति है, यहाँ पर है, ये पाई/6 पर है ना? पाई यहाँ जाके होएगा, यहाँ जाके होएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का ये 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, और ये वाला 30 डिग्री। कुल मिला के 60, 60 और 30, 150 डिग्री का फेज आया। हाँ, अच्छा, हाँ, ये 60 पे है, ये कितना होगा? 30, 30 और ये 60, तो 120 डिग्री होगा टोटल। तो इसका मतलब 2 पाई टी की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई/, ये लो रे यार, कितना आया ये? 1/3 सेकंड। पूरा पेज भर दिया पर क्वेश्चन नहीं है। 60 डिग्री से स्टार्ट कर रहा है, मैंने यहाँ 60 लिख दिया, 60 और 60 जोड़ रहा हूँ। 60 तो ये दे रखा है, ये 30, 30 और ये 60। बढ़िया बढ़िया। चलो, ये सवाल तो नहीं बोलोगे तुम कभी भी। अब आगे बढ़ जाओ। हेडिंग लिखो, सरल आवर्त गति में ऊर्जाएं। सरल आवर्त गति में ऊर्जाएं। बेटा जिसने नहीं की है वो फिर कर देना, कर जाएगा, है ना? क्योंकि यूं मान लो कोई इसमें कैलकुलेशन ही है बस सारी है। तो बताइए आपको, सरल आवर्त गति में ऊर्जाएं। सबसे पहले लिखो स्थितिज ऊर्जा। देखो इधर, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है या बल का फॉर्मूला होता है -du/dx। सुना है सभी ने? dx/dy, है ना? अगर यहां से du का मान लिखा जाए तो du इक्वल टू होगा -f/dy। ठीक है? दोनों तरफ अगर समाकलन कर दे तो ऊर्जा आ जाएगी। तो इधर आ जाएगा आपका u इक्वल टू माइनस, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, जब समाकलन करते हैं तो यहाँ पर जो है मान u लिख दिया, इसमें भी लिमिट लगा दो u0 से u तक, u0 से u तक। इधर लिख दोगे माइनस f का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, -kx या ky
डॉट डी वाई। बोलो बेटा। ठीक है, फॉर्मूले में एक और माइनस आता है, वो यहाँ लगा दिया। बल का फॉर्मूला भी माइनस के वाई के एक्स होता है ना, माइनस से माइनस तो कितना हो गया, तो u माइनस यू नॉट, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस के, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू के बराबर। यदि प्रारंभिक ऊर्जा u नॉट का मान कितना होता है, 0, तो u का मान कितना हो जाता है आपका 1/2 के वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो इसका ग्राफ बनाया जाए तो एक ग्राफ ऐसा बनता है, जैसे एक बाउल बना दो कटोरे टाइप, ऐसा। ठीक है, इस तरफ x लिया या y लिया, इस तरफ माइनस y, और इधर ऊर्जा। रिलेशन क्या बना है, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर में, है ना, बनाओ। आज क्या 26 जनवरी आने वाला है। अरे बातें मत करो, लिख दो यार। लिख दिया। तो एक फॉर्मूला तो स्थिति ऊर्जा का ये हो गया, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाफ एक्स हाफ के वाई स्क्वायर। अब आपको पता है y की समीकरण क्या बताई थी, y इक्वल्स टू था a साइन ओमेगा टी, था कि नहीं था। तो उस कंडीशन में u की समीकरण ये भी बन सकती है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये भी किसकी समीकरण है, और k का मान क्या बताया था, देखिए बोल के बता दो। अरे ओमेगा स्क्वायर का मान क्या बताया था, k बाई ए था कि नहीं था, बोलो। m, तो यहाँ पर जो है k का मान कितना हो जाएगा बताओ, तो ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये किसकी समीकरण है, ये भी स्थिति ऊर्जा की समीकरण है। कभी आपको अगर समय दे रखा है तो ये वाली समीकरण यूज में लेना, और आपको दूरी दे रखी है तो ये वाली समीकरण यूज। ठीक है, ग्राफ अगर बनाओगे इसका तो साइन स्क्वायर, इधर देखो सब ध्यान से, समय और ऊर्जा का ग्राफ बनाओगे साइन स्क्वायर में, जब आपको पता है ऋणात्मक राशि का भी स्क्वायर होता है तो प्लस में आ जाता है कि नहीं आता है। तो ग्राफ बनाना साइन का ही है, पर नीचे नहीं भेजना उसको, ऊपर ऊपर ही चलाना है इसको ऐसे। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, साइन स्क्वायर का। एक सवाल ने 15 मिनट बिगाड़ दिया। जल्दी लिखो, समझ में तो आ गई थी ना बात, क्या हुआ है वो, है ना। 60 से स्टार्ट हुआ है तो 30 30 और 60, 120 लेना है, 150 नहीं लेना है। बन गया। अब लिखो गतिज ऊर्जा, जल्दी से लिखो। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है,
देखो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 एम वी का मान बताया था आपको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो कॉपी में देखो, है ना, ये मान लिख दिया यहाँ वेग का, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई। ओमेगा का स्क्वायर ये लिख दिया, रूट हटा दिया तो ये लिख दिया। ठीक है, फिर देखो इधर ध्यान से, एक और फॉर्मूला समय के रूप में बताते हैं। वेग का मान क्या बताया था, v इक्वल्स टू होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, होता है ना। चलो बताओ क्या लिखूं, 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये अच्छा नहीं लग रहा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, हो गया। इसका ग्राफ देखो, अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में बनाएंगे जो पहले बनाया ना आपने। ये ग्राफ किसका था, स्थितिज ऊर्जा का, यू का मतलब यू का ग्राफ, बोलो, यू का मतलब यू। और जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वो इसका इसी के ऊपर उल्टा बना देना। ये किसका ग्राफ है, गतिज ऊर्जा ग्राफ। अब बताओ, y की वैल्यू 0 होगी तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी, अधिकतम। स्थिति ऊर्जा कैसी होगी, और जब अधिकतम विस्थापन पे चल जाओगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके, अधिकतम। इस ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हो आप ये वाला। ये किसका ग्राफ है, गतिज ऊर्जा का ग्राफ। ठीक है, अधिकतम से स्टार्ट करना है, कॉस का ग्राफ अधिकतम से स्टार्ट होता है। हो गया। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ो, गति ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ो, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी। गति ऊर्जा का फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। आयाम की आधी दूरी पर, आयाम की आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। आयाम की आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, दूरी दे रखी है तो ये वाला। y का मान कितना लिखोगे, बोलो ना यार, a/2। और गति ऊर्जा का भी कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला, उसमें भी y का मान कितना लिखोगे, a/2। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात, आयाम की आधी दूरी पर तो 1/2 लिख दिया, के, और y का मान लिख दूं यहाँ पर
बोलो, वाई ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। नीचे आओ, ये भी बेटा क्या लिखा हुआ है, के ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, के। एम ओमेगा स्क्वायर के होता है, ये लिखा हाफ के। यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये तो कट जाएंगे। ऊपर बचेगा ए स्क्वायर बाई 4, नीचे बचेगा 3 a स्क्वायर बाई 4। ये भी कैंसिल आउट करना, अनुपात 1:3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एक लाइन में लिखाना भूल गया, ऊपर कहीं लिख दो। लिखो, कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत रहता है। क्या मतलब हुआ इसका, मान लो कुल मिला के ऊर्जा 10 जूल है तो 10 जूल ही रहेगी। अगर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा तो स्थिति ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा तो गति ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। माध्य अवस्था पर रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है, और सारी ऊर्जा किस रूप में होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। और जब आप अधिकतम विस्थापन पे चले जाते हो तो कण रुक जाता है, तो वहां पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाता है, और स्थिर ऊर्जा सबसे दूर चले गए, स्थिर ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। माध्य अवस्था से किस दूरी पर, माध्य अवस्था से किस दूरी पर स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के मान समान होंगे। किस दूरी पर स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के मान समान होंगे। क्या करोगे, दोनों ऊर्जाओं को बराबर, है ना, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों के मान क्या कर देना, बराबर। स्थिर ऊर्जा का मान 1/2 के वाई स्क्वायर है, गतिज ऊर्जा का मान 1/2 के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसको इधर लाओगे तो 2 y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, a/√2 दूरी पर जो है वो स्थितिज व गतिज ऊर्जाओं के मान बराबर होते हैं। √2 कितना होता है, कौन बताएगा मेरे को। हाँ, चलो, तो ये कहां पर होगा बिंदु, मुझे बताओ। मैं यूं पूछना चाह रहा हूँ, आयाम का जो आधा बिंदु होगा ना, सुनो इधर, इधर देखो देखो, ये आयाम का आधा है, इससे इधर होगा कि इधर होगा, इधर, आयाम के आधे से इधर के उधर, उधर, उधर की तरफ, माध्य की तरफ, इधर होगा भाई। आप सुनो इधर, ध्यान सुनो, दिख तो रहा है आपको, a/√2 लिखा हुआ है ना। ठीक है, आप सुनो इधर ध्यान से, आधा कर देते हैं, आयाम से आधा, तो 30 डिग्री बताया था कल यार, अरे बताया था ना। तो बताओ 45 डिग्री कहाँ आएगा, 0 से 30 यहाँ हो गया, 45 तो 30 के बाद ही आएगा कि नहीं आएगा। नहीं समझे मेरी बात, यहाँ होगा कि नहीं होगा। या आप खुद देखो, √2 से डिवाइड करते हैं, अभी एसी पढ़ानी है आपने, सारी बातें एसी में पढ़ोगे। जब आप ए को √2 से डिवाइड करते हो, 12वीं क्लास तो पास करके आए हो, तो वहां पर जो है IRMS या VRMS के मान बताओगे तो √2 से डिवाइड करते हैं, आंसर 0.7 आता है, 0.707 आता है कि नहीं आता है। तो देखो ये पूरा आयाम है, तो ये तो 0.5 ही हुआ, 0.7 तो इधर आएगा कि नहीं आएगा। इधर कहीं बिंदु होगा जहां पर आपकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो।
लिखाऊं? चलो, स्थितिज ऊर्जा का मान 20 प्लस x-2 स्क्वायर है। x अच्छा नहीं लग रहा, पी लिख दिया मैंने, पी। क्या लिख दिया? 20 प्लस p-2 स्क्वायर है। ठीक है, आगे लिखो U जूल में, मतलब ऊर्जा जूल में, वह p मीटर में है। कण की अधिकतम ऊर्जा 36 जूल है। अधिकतम ऊर्जा 36 जूल है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, मूल बिंदु की स्थिति, मूल बिंदु की स्थिति। और नंबर 2, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, करोगे आप लोग सवाल? मैं करूंगा, आप तो यहाँ देखोगे बस। देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक बात बताई कि कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। बोलो, कुल ऊर्जा बदलती रहती है। स्थितिज किस में बदलती है? गतिज में। गतिज किस में बदलती है? स्थितिज में बदलती रहती है। ठीक है, पर ऐसा कब होता है वो भी मैंने लिख दिया था। इनिशियल कितना होता है? आवाज नहीं आ रही यार। ये 0 हो तो कंफर्म सारी गतिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? स्थिति ऊर्जा में। स्थिति ऊर्जा किस में बदल जाएगी? तो ये आपस में बदलते रहते हैं। अगर आपको मैं डायग्राम से समझाऊं तो इधर देखो, ये जमीन है और एक पेंडुलम यहाँ लटका दिया है बिल्कुल पास में। इसकी कोई ऊंचाई है क्या? नहीं है। ठीक है, अब ये जब गति करके इधर की तरफ जाता है तो ये इतनी ऊंचाई पे चला जाता है। बोलो, यहां से गति प्रारंभ करता है तो यहां पर सारी ऊर्जा किस रूप में होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? जब ये कण ऊपर जाके रुक जाएगा तो सारी ऊर्जा किस रूप में आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। आएगी कि नहीं आएगी? वापस कण नीचे आएगा तो सारी ऊर्जा किस रूप में आ जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। ऊपर जाएगा तो फिर, तो इसका मतलब यहां बोल सकते हैं कि ऊर्जा पूर्ण रूप से एक दूसरे में परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है? गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल रही है और स्थिति ऊर्जा जो है वो किस में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, पर अब देखो समझो, मैं आपसे बोलूं कि एक पेंडुलम है और वो जमीन से ऑलरेडी h ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? तो देखो यहाँ इसकी ऑलरेडी ऊर्जा होगी, कितनी होगी? mgh। कितनी होगी? और जब ये ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, कितनी ऊर्जा होगी? mgh प्लस एक और h आ जाएगा। ये दूरी मान लो स्मॉल h। तो जब ये नीचे आता है तो कौन सी ऊर्जा बदलेगी? mg और स्मॉल h ही बदलेगी कि नहीं बदलेगी? वो किस में बदल जाएगी? पर ये वाली ऊर्जा तो हमेशा रहेगी ना इसके पास में, क्योंकि देखो ये ऊंचाई तो कम हो ही नहीं रही। बोलो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो पूरी ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा में नहीं बदल पा रही है। ठीक है, या जो सारी स्थिति ऊर्जा है वो किस में नहीं बदल पा रही है? आपकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। ठीक है, इसलिए ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट, आप ये नहीं बोल सकते कि आपको स्थिति ऊर्जा पूछी है या गतिज ऊर्जा पूछी है तो दूसरे का मान बताना है। इस डायग्राम के लिए तो डायरेक्ट बता देते कि मैं बोलता गतिज ऊर्जा 20 जूल है। कितनी है? स्थितिज भी कितनी रहेगी? दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे। ठीक है, पर इस डायग्राम में ये वाली स्थितिज ऊर्जा हमेशा उतनी की उतनी बनी रहेगी। इसको बोलते हैं अपन यू नॉट। क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ लिखा था, जब यू नॉट का मान 0 होता है तो सारी स्थितिज ऊर्जा किसमें? गति ऊर्जा में। और गति ऊर्जा किस में बदलती है? इस ऊर्जा में। अपना सवाल क्या पढ़ो उधर। U इक्वल टू p-2 स्क्वायर में लिखा हुआ। ठीक है, चलो अभी अभी आप, बेल बज गई क्या? कर देता हूँ सवाल। तो स्टार्टिंग कहां से की थी? बल के फॉर्मूले से। बताओ क्या होता है फॉर्मूला?
du अपॉन dy होता है। यहाँ p लिखा हुआ है तो मैंने p लिख दिया, दूरी है। बोलो बल का फॉर्मूला बताओ कितना आ रहा है। 20 का अवकलन करोगे तो 0 आ जाएगा। बोलो फिर क्या बचा, ये 2 आगे लिख देना, घात आगे आ जाएगी। ब्रैकेट को ऐसा कैसा लिख देना एक बार। अब ब्रैकेट के अंदर जाना, p का अवकलन p के सापेक्ष 1 हो जाएगा, p के सापेक्ष 2 का अवकलन 0 आ जाएगा। इसका मतलब f का फॉर्मूला कितना आएगा, -2 p -2 होगा कि नहीं होगा। बोलो बल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, -kx होता है। माइनस दिखाई दे रहा है, बोलो k दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये a है कि नहीं है। इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना है, p -2 है। मैंने क्या पूछा आपसे, माध्य अवस्था, क्या पूछा है। अब जल्दी बताओ माध्य अवस्था पर x का मान कितना होता है, 0। सब बोलो यार। तो इसका मतलब x का मान कितना कर दे माध्य अवस्था निकालने के लिए, तो p का मान कितना आएगा, 2 मीटर। ये कौन सी स्थिति है, 2 मीटर पर माध्य अवस्था। ठीक है। अब पूछिए आपसे कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है चलो देखो इधर ध्यान से, गतिज ऊर्जा निकालनी है आपको, प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग दे रखा है 36 है। अरे है कि नहीं। अगर आप x का मान 0 लिखते हो, x का नहीं सॉरी p का मान, p का मान 0 भी लिख देते हो, p का मान कितना है, 2 है। x का मान जब 0 है माध्य अवस्था पर, बोलो p का मान कितना है। तो उस स्थिति में ऊर्जा कितनी आती है, 20। 2 - 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 20 जूल आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब माध्य अवस्था पर भी स्थिति ऊर्जा का मान कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। हाँ प्लस भी है वहां पे यार, है ना। कितना आ रहा है, 20 जूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस डायग्राम में माध्य अवस्था पर स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा का मान कितना आता है, 0 आता है। इस डायग्राम में मूल बिंदु पर या माध्य अवस्था पर स्थिति ऊर्जा का मान कितना आता है। तो बताओ ये ऊर्जा आपके एसएचएम करती है क्या, नहीं। ये ऊर्जा तो ऐसी कैसी बनी रहती है कि नहीं बनी रहती है। इसका मतलब माध्य बिंदु पर जो ऊर्जा आ रही है वो कभी भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आपने माध्य अवस्था पर इसकी ऊर्जा निकाल दी। कुल ऊर्जा कितनी है, 20 तो कभी नहीं बदलेगी, कितनी बदलेगी, 16। तो ये आपके 36 - 20 कर दोगे तो ये 16 जूल ऊर्जा आएगी। और ये 16 जूल ऊर्जा जो होगी वो किस में परिवर्तित होती रहेगी, यहां सारी किस में होगी, गतिज में। यहां जाके किस में हो जाएगी, वापस आके। ये 16 जूल ऊर्जा जो है वो ही क्या करेगी, आपकी एसएचएम करेगी। ठीक है, एक बार लिख लो, आके फिर बता देंगे। लिख तो लो।